नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहतमंद। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर जगबीर सिंह दबास से, जो पिछले 30 वर्ष से गुदा रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, हमने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत टाइम से गुदा रोग का इलाज कर रहे हैं। आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने बहुत सफलतापूर्वक लोगों को ठीक किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि सामान्यतः गुदा रोग क्या होता है और गुदा रोग में कौन कौन से रोग आते हैं। एक्चुअली गुदा रोग, गुदा का मतलब समझ गए होंगे, जो एनल कैनाल होती है उसके ऊपर या अंदर जो रोग उत्पन्न होते हैं वो गुदा रोग में आते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर गुदा रोगों में लोग यही समझते हैं कि जैसे किसी को दर्द हुआ या ब्लीडिंग हो गया, इस तरह की बात को सिर्फ वो यही समझते हैं कि मुझे बवासीर हो गई, यानी कि पाइल्स। लेकिन ये एक आम आदमी नहीं जानता कि उसमें और बहुत सारे रोग होते हैं। मैं आज आपको उनके अंदर एक डिफ्रेंशिएट करता हूँ डायग्नोज को कैसे। मान लिया दर्द होता है लैट्रिन होते वक्त, सख्त लैट्रिन आ रही है, तो वो एनल फिशर हो सकता है। लैट्रिन के रास्ते पर एक चीरा लग जाता है और वो कॉन्स्टिपेशन की बनी, यानी कि जिस टाइम पे सख्त लैट्रिन आएगी उसको चीर देगी और वहाँ से बाद में ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिरेगा। दूसरा नंबर आता है पाइल्स। पाइल्स एक मस्से होते हैं, रेक्टम के अंदर पीछे से दो नसें चलती हैं, जो राइट साइड में दो जगह डिवाइड हो जाती हैं और लेफ्ट साइड में एक होती है। यानी कि गुदा के मार्ग पे आके वो तीन ऐसे स्थान बनते हैं जहाँ पे वो पाइल्स होती हैं, जो अंदर होती हैं और ब्लीडिंग भी होता है, नॉन ब्लीडिंग भी होता है वो इंटरनल पाइल्स होते हैं, और जो गुदा मार्ग के ऊपर होते हैं वो एक्सटर्नल पाइल्स होती हैं। कालांतर में जब ज़्यादा समय हो जाता है तो ये दोनों पाइल्स मिलकर इंटर एक्सटर्नल पाइल बन जाते हैं, यानी कि बाहर और एक मिलके एक हो जाते हैं जी। और बीमारियां इसमें जैसे पेरियनल एब्सेस, यानी कि गुदा के 2.5 इंच के सर्किल में पेरिफेरी में अगर कोई बॉयल यानी कि फोड़ा बनता है और वो अंदर की तरफ इंड्यूरेट करके पस फॉर्म में एक पस पॉकेट बन जाती है, उसे पेरियनल एब्सेस बोलते हैं। ये पेरियनल एरिया बोलते हैं एनल कैनाल के चारों तरफ वाला 2.5 इंच के दायरे में। वैसे इसके बाहर अगर हो जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो रेक्टम के अंदर पस चला जाए जी। जितने भी फिस्चुला बनेंगे, इसे फिस्चुला कहते हैं। अगर इसकी ओपनिंग बाहर हो जाए और अंदर भी हो जाए इस फोड़े की, तो उसको कहेंगे फिस्चुला। अगर इसकी ओपनिंग एक हो, बाहर हो, तो इसे साइनस कहेंगे जी। ठीक है, तो ये पेरियनल एब्सेस और फिस्चुला हो गया। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि गुदा में दर्द रहता है, जलन रहती है। जलन के भी कई कारण होते हैं। और दर्द प्रोक्टाइटिस, यानी कि जैसे किसी प्रोक्टाइटिस, ये ITTIS जो लग जाता है ना जिस चीज के पीछे, तो ये समझिए कि उस अंग के सूजन और दर्द, तो गुदा के अंदर दर्द रहता है, वो प्रोक्टाइटिस कहलाती है। और एक और बीमारी होती है, बड़ी विचित्र है। वो दर्द रात को 2 से लेकर 3-4 के बीच में ही होता है, बहुत तेज होता है, बड़ा सीवियर पेन होता है, और उसमें आराम कोई दवा नहीं करती, स्टेरॉइड्स वगैरह चलते हैं। उसमें कोई भी बेलन के आकार की कोई चीज़ एनल कैनाल पे रख के और उस पर बैठ जाए तो उसमें आराम होता है। इसे कहते हैं प्रोक्टेल्जिया। ये रेयरली मिलता है, लेकिन इसकी चिकित्सा बड़ी कठिन है। अच्छा, अब ये फिस्चुला हो गया, लेकिन आम मरीज हर बीमारी को जो मैं बताई है उसको वो पाइल्स ही कहेगा। मुझे डॉक्टर साहब, मुझे तो बवासीर हो गई। अच्छा, इसी के संदर्भ में मैं आपको बताऊं फिस्चुला जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जो एनल कैनाल से बीच तक जाता है
वो लो एनल हो गया और उससे ऊपर चला जाता है अंदर, जी रेक्टम में अंदर की तरफ को, बाहर से लेके अंदर तक वो एक ट्रैक बन जाता है, वो हाई एनल फिस्टुला हो जाते हैं। मॉडर्न सर्जरी में इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, जी ना के बराबर ही है। मैं किसी भी पैथी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप ये ना समझें। वो भी सर्जन है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्षार सूत्र एक्चुअली क्या है कि क्षार सूत्र के बारे में भी आपको बताऊंगा, पहले मैं ये बता दूं। जी तो ये फिस्टुला हाई एनल, लो एनल, और एक और फिस्टुला होता है, वो घोड़े की नाल की तरह से होता है। जब घोड़े की नाल होती है हॉर्शू, वो एक साइड से चलेगा अंदर की तरफ को इंड्यूरेट करके और दूसरी साइड से ऐसे निकल आएगा, घोड़े की नाल की तरह से। ये ऊपर की तरफ हो गुदा मार्ग पे तो ये एंटीरियर हॉर्शू फिस्टुला, और नीचे की तरफ हो तो पोस्टीरियर हॉर्शू फिस्टुला। डॉक्टर गुलीघर जो हैं एक ऑथर हैं एनोरेक्टल सर्जरी बुक के, वर्ल्ड में बड़ी ऑथेंटिक बुक है उनकी एनोरेक्टल सर्जरी पे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है हाई एनल फिस्टुला रिकरेंस करते हैं, बार बार होंगे, सर्जरी कराइए फिर हो जाते हैं, सक्सेस रेट कम है। और हॉर्शू फिस्टुला को डॉक्टर गुलीघर ने लिखा है हॉर्शू फिस्टुला इज इनक्योरेबल, क्योर नहीं होता। बट क्षार सूत्र से, मैं खैर गिनती तो नहीं की है न, मैं डाटा है मेरे पास, मैंने कम से कम 85 केस किए होंगे हॉर्शू फिस्टुला के, जिसमें एंटीरियर हॉर्शू फिस्टुला भी है और पोस्टीरियर हॉर्शू फिस्टुला भी है। बड़े बड़े, मैं उनकी काबिलियत पे संदेह नहीं है मुझे, मॉडर्न सर्जन की, बड़े बड़े अच्छे दिग्गज सर्जन हैं और बड़े आयाम हैं उन पे। मैं सिर्फ क्षार सूत्र की ही बात करूंगा। हमारे क्षार सूत्र में ये सब क्योरेबल है। अब आप ये कहेंगे कि क्षार सूत्र का आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्योरेबल है? WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आज तक किसी भी पैथी को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना यूनानी, ना सिद्ध, कोई सी। सिर्फ पहली बार क्षार सूत्र को रिकॉग्नाइज किया है 5-5 साल के 2 प्रोजेक्ट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर हो चुके हैं। अब से कोई 25-30 साल पहले की बात है, ये मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता। जी तो उसमें रेट ऑफ सक्सेस जो मिला था 96.4%। और एक लाइन डॉक्टर मिश्रा ने लिख दी, जो ऑफिसर इंचार्ज थे, कि 1.4% वो लोग हैं जो टर्न बैक नहीं हुए, आए नहीं दोबारा। तो WHO को ये बात जरा हजम नहीं हुई, उन्होंने उस रिपोर्ट को माना नहीं। उसके बाद में फिर 5 साल का प्रोजेक्ट हुआ, WHO ने कराया, एम्स में कराया, अब भी एम्स के अंदर सेंटर है इसका, लेकिन रेट ऑफ सक्सेस फिर वही मिला। जी और मैं क्या किया है, मैंने नहीं किया तो मेरे मुंह वाली बात हो जाएगी, तो ठीक नहीं मानता मैं। जी लेकिन इस पर जो सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ा काम किया है, वो डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे BHU के प्रोफेसर थे, ये उन्हीं की खोज है। और क्षार सूत्र जो है पेटेंट है उन्हीं के नाम से। आज भी आप क्षार सूत्र लेंगे, उस पर लिखा होगा डॉक्टर पी जनार्दन देशपांडे क्षार सूत्र। और मैं डॉक्टर लालता प्रसाद का शिष्य हूँ, जी बरेली वाले, बहुत दिग्गज चीज़ हैं। अभी उनकी बुक सेकंड एडिशन आया है, कोलोरेक्टल डिजीजेस एंड क्षार सूत्र सर्जरी। और मेरे सर ने वो काम किया है अल्टीमेट। बरेली में 3 मंजिला हॉस्पिटल है, वैसे वो लिखते से क्लिनिक ही है, क्योंकि ईमानदार आदमी है। जी होता है नियम है, 50 बेड से ऊपर होगा तो उसे आप हॉस्पिटल लिख सकते हैं। तो खैर, मैं उनका शिष्य हूँ, 3 साल उनके चरणों में रहा मैं। जी और आज जो भी मैं हूँ
उनकी बदौलत हूँ, उनके बगैर मेरी कोई बात पूरी नहीं होती। जी। मेरे लिए वो भगवान की, देखिए इस चीज़ को आप काटना नहीं है, जी। मेरी बात को। नहीं काटेंगे सर। हाँ, मेरे लिए वो भगवान की श्रेणी में है, और आज जो भी हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ। और दूसरी बात, एक और चीज़ बताऊँ, हमारे लोगों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो किसी दूसरी पैथी को फलते फूलते नहीं देखना चाहते, यदा कदा हम पर उंगली उठाते हैं। जी। कोई आगे उठा के सीधे कहता है तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। अरे तुम WHO की रिपोर्ट देखो, CCIM का हमारा सिलेबस देखो। एक BMS को हड़का लेते हैं कि तूने कैसे कर दिया। एक BMS एंटाइटल्ड है चार सूत्र करने का, उसे कोई रोक नहीं सकता। जी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ये काउंसिल है, मजाक नहीं है। तो एक मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे अपने को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, जी। समझे। आई एम सेटिस्फाइड एनफ विद माई जॉब। मैं अपने चार सूत्र को उस बुलंदियों पर देखना चाहता हूँ जो कभी नहीं था कोई। और मेरा एक स्लोगन है, मेरा एक प्रण है इस चीज़ का कि इसे मैं मॉडर्न सर्जरी की स्ट्रीम में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे एक नॉन में एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम दिया गया पाइलोनिडल पाइलोनिडल, अच्छा, पाइलोनिडल साइनस। या पाइलोनिडल साइनस, पाइलोनिडल साइनस। तो वो क्या होता है? क्या आपके क्षार सूत्र में इसका इलाज है? हाँ है, इसका बहुत बढ़िया इलाज है। इसका तो अगर देखा जाए तो मॉडर्न सर्जरी में इसका इलाज 0% है। जी। पाइलोनिडल साइनस दोनों हिप्स के बीचों बीच, जहाँ ये बस्ट लाइन होती है ना नीचे की पीछे की तरफ, जी। वहाँ ये सैक्रम के ऊपर जी। एक छोटी छोटी फुंसियाँ सी बन जाती हैं और इसमें ट्रैक होता है नीचे, तो वो पाइलोनिडल साइनस कहलाता है। और अभी तक मैंने जितने भी पाइलोनिडल साइनस किए हैं, एक भी रिकरेंस नहीं हुआ। जी। क्षार सूत्र में बहुत अच्छा इलाज है इसका, और ये पेनफुल भी नहीं है। यहाँ जी। गुदा रोगों में तो थोड़ा बहुत पेन जलन, देखिए अब सर्जरी में तो पेन होता ही है, लेकिन इसमें बड़ा बहुत अच्छा होता है। ये 100% क्योर है। 100% क्योर तो ये सारी हो जाती हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं मैडम, डॉक्टर की ही गलती नहीं होती। कई बार पेशेंट भी क्या करते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं मत बैठना भाई, गाड़ी मत चलाना भाई, स्कूटर पे मत बैठना, मोटरसाइकिल पे मत बैठना, चौकड़ी मार के नहीं बैठना, नीचे वाली सीट पे लेटिन नहीं करना, मानता ही नहीं कोई। जी। तो कोई क्या करेगा भाई। सही बात है। सारी चीज़ डॉक्टर पे ही डिपेंड नहीं करती हैं, पेशेंट को भी फॉलो करना चाहिए। उसका सब फोड़ देते हैं, ठीक रहा हमारे ऊपर। और मॉडर्न सर्जरी में इनके 50 बार ऑपरेशन कर लो, आज अभी फिर आज, और कहते हैं वो तो कि भाई ये हो सकता है दोबारा। अरे जब हो सकता और हम कह रहे हैं नहीं हो सकता, तो कम से कम वो फॉलो तो करो जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम। सही बात है। हम कह रहे हैं कि रिकरेंस हुआ है, हमारे से भी हुआ है, ऐसा नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन रेयरली। और उसमें भी हमने ये महसूस किया है कि कहीं ना कहीं उसकी गलती हुई है, और उन्होंने उससे मुंह से निकलवा लिया। अगर इसको कोई फॉलो करे, इस पर रिसर्च नहीं, इस पे एक बहुत बड़ी साधना हुई है BHU के अंदर। डॉक्टर P जनार्दन देशपांडे विदेश गए थे जी। इंग्लैंड, वहाँ रहे, वो FRCS दे रहे थे वहाँ के, तो हमारे यहीं के कुछ लोगों ने हाय हुल्ला कर दिया, नहीं जी इन्हें FRCS मत दे देना, ये टांग खींच है हमारे यहाँ। उन्होंने अपना जीवन सुहा कर दिया। और हमारे डॉक्टर लालता प्रसाद डायनेमिक आदमी है, बिल्कुल सच्चे सीधे इंसान हैं, नॉलेज के भंडार हैं। अभी उनकी जो सेकंड एडिशन आया है बुक का, बहुत ही बेहतरीन है। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी PG कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अच्छा हमारी PG की सीट्स भी बहुत थोड़ी हैं। BHU में सर्जरी की मेरे ख्याल 2-3 होंगी। ये आपका वहाँ पे बेंगलोर के अंदर, ये नहीं बेंगलोर नहीं, कर्नाटका के अंदर है एक, हासन के अंदर 2-3 सीट वहाँ हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी सीटें जयपुर हैं। तो जो PG कॉलेजेस हैं, कुल मिला के सीट मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में शायद 100 ही हूँ, लेकिन आते हैं वो, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती।
दूसरी बात है वो भी हिम्मत नहीं करते। एक ये भी है, सीख लेंगे, प्रैक्टिस औरों में करेंगे। अब जो आयुर्वेदिक सर्जरी है, जो आयुर्वेदिक सर्जन, लोग ये भी नहीं जानते कि आयुर्वेदिक सर्जन होते हैं क्या। 40 सर्जरी कर सकता है आयुर्वेदिक सर्जन। जो MS करके आता ना, MS आयुर्वेद BHU से या जयपुर से, 40 सर्जरीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन 4 सूत्र नहीं करेंगे। क्यों? ये काम थोड़ा सा मेहनत का है। जलन, दर्द हो रही है, पेशेंट कह रहा है जी दर्द हो रहा है, हमारी मेहनत को बेकार कर देते हैं लोग जी। यही पैथी मैं आपको बता दूं, गारंटेड, अगर ये अपोलो वालों के हाथ लग जाए तो सर्जरी हाई एनल फिस्टुला की 10 लाख में करेंगे वो। पायलोनिडल की साइनस की सर्जरी 15 लाख में करेंगे जी। और हम अगर मांग रहे हैं ना कि भैया 1 लाख रुपए लेंगे तो नहीं देंगे। इसकी ये बहुत बड़ी विडंबना है। 4 सूत्र तो एक मिरेकल है एनोरेक्टल सर्जरी में, इसका जवाब नहीं है। मैं कई विदेशी कर चुका हूँ जो खुद वहाँ सर्जरी करा चुके थे। मैं नाम बता सकता हूँ, कोई भी आएगा बता सकता, पूछ सकता हूँ मुझसे। 2 US के केस कर चुका हूँ जो वहाँ कई बार सर्जरी हो चुकी थी। बल्गारिया का कर चुका हूँ। मस्कट ओमान के तो लाइन लगी हुई है। ये आते हैं जो वहाँ सर्विस करते हैं, आते करा के चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जो है अपनी पैथी को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 4 सूत्र का इलाज। अच्छा, एक चीज़ और है इसका जो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है। 4 सूत्र टोटली साइंटिफिक है। 4 सूत्र की pH जो होती है ना, यही सब चीज़ है। इसकी pH है 10.5। आप 10.5 बायोकेमिस्ट्री पढ़ लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में ये है कि 10.5 pH के अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। साइंटिफिक एस्पेक्ट बता रहा हूँ 4 सूत्र का। इसका मतलब बैक्टीरिया नील, बिना एंटीबायोटिक खाए। आप उसका स्मीयर उसमें देख लीजिए माइक्रोस्कोप में, आपको कोई बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। नंबर 2, डीफाइब्रोलाइटिक एक्शन है। मान ली किसी की सर्जरी हुई, वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, हमारा 4 सूत्र जब अप्लाई होगा वो जितना भी फाइब्रोस टिश्यू उसको सबको ड्रेन कर देगा, नरम हो जाएगा, वहाँ से रिकरेंस नहीं होगा। तो ये टोटली साइंटिफिक है। वैसे ही थोड़ी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया WHO ने, ये तो टोटल साइंटिफिक है। सर, जो बहुत से लोग हैं जो धागे से इलाज करते हैं ये कह के कि वो 4 सूत्र कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 4 सूत्र तो एक्चुअली एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना साइंटिफिक वे से बना हुआ चीज़ है। जी। वो जो लोग करते हैं वो सिल्क थ्रेड से ट्रैक में डाल दिया और फाड़ दिया। जी। जब उसमें कुछ लगा हुआ ही नहीं है। 4 सूत्र में 21 कोटिंग होती हैं दवाइयों की, सब आयुर्वेदिक की होती हो। जी। दूसरे जो 4 सूत्र बाजार में मिल रहा है उसमें हम अपने आप भी बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपना बना हुआ इस्तेमाल करें। तो 4 सूत्र जो होता है और वो धागे, उनमें अंतर है। 4 सूत्र से रिकरेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसकी बायोकेमिस्ट्री कहती है, उसकी pH है, इसमें डिफाइब्रोलाइटिक एक्शन है उसका, समझे नहीं। तो ये तो साइंटिफिक वे से बनी हुई चीज़ है। हमारी दवा भी यही है, 4 सूत्र ही सारे काम यही करती है। कई बार ऐसा भी देखा है, मैंने किया भी है कि मैंने पेशेंट को शुरू से लेकर आखिर तक एंटीबायोटिक नाम की एक टैबलेट नहीं दी और टोटल मैंने पेशेंट कर दिया। जी। मैं बहुत किए, कॉलेज में किए थे, फिर हमने बाद में खुद भी किए, लेकिन इतनी पेशेंस नहीं है पेशेंट्स में। थोड़ा जल्दी ठीक होना चाहते हैं। हम समझते हैं भाई जो आदमी नौकरी कर रहा है वो कैसे इतने दिन तक चले, तो वहाँ थोड़ा सहारा लेना पड़ता है। तो धागे में और 4 सूत्र में बहुत अंतर है। डॉक्टर साहब, आप अपनी कहाँ कहाँ सुविधाएं देते हैं? जैसे आज हमें पता लगा कि आप फरीदाबाद आए हैं, तो वैसे ही आप कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं देते हैं? एक तो मैं गाजियाबाद में बैठता हूँ, जी। चैम्बर बनाया हुआ है,
रेजिडेंस के नीचे, वहाँ देखता हूँ। और संडे को मैं हापुड़ जाता हूँ, एक देवनंदिनी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ मैं 2 बजे के बाद बैठता हूँ। ओपीडी होती है हफ्ते में एक बार। और यहाँ आपके स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल फरीदाबाद में पिछले 15 साल से आता हूँ जी। बुधवार को, वेडनेसडे। और यहाँ मैंने नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत हैं, यहाँ ठीक होते हैं। यहाँ 400 का सही ऑथेंटिक काम होता, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर उमेश हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं इस लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। और स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल को अब हम बिल्कुल एकदम एडवांसमेंट की तरफ ले जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे दर्शकों को भी आपकी बात समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके आने का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ।